विधि व्यवसाय से जुड़े हुए साथियों, अधिवक्ता साथियों एवं प्यारे विद्यार्थी, आज के इस लेक्चर में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के एक तकनीकी विषय के बारे में, एक टेक्निकल चैप्टर को लेकर डिस्कस करूंगा, जो कि मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के नाम से जाना जाता है, एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस। इस बारे में मुख्य रूप से सेक्शन 91 और 92 का डिस्कशन आज आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करूंगा। देखिए, शुरुआत सेक्शन 59 में दिए गए जनरल लॉ से करते हैं। धारा 59 सेक्शन 59 एविडेंस एक्ट में एक जनरल लॉ दिया है, एक सामान्य कानून विहित किया गया है, और वो क्या है? इतना सा कहती है सेक्शन 59 कि डॉक्यूमेंट के दस्तावेज के अंतर्वस्तु के सिवाय न्यायालय में सभी बातें मौखिक साक्ष्य के द्वारा साबित की जा सकती है। क्या कहा सेक्शन 59 ने? कि ऑल थिंग्स अपार्ट फ्रॉम द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट may be proved before the court by oral evidence, meaning thereby that where the content of document is in question, the document itself is required to be produced before the court। जिसका सामान्य सा अर्थ निकलता है कि जहाँ किसी मामले में दस्तावेज की अंतर्वस्तु का प्रश्न न्यायालय के समक्ष हो, न्यायालय के समक्ष किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु को साबित करने का प्रश्न हो, तो धारा 59 कहती है कि ऐसे मामलों में दस्तावेज स्वयं न्यायालय के सामने पेश किया जाए, मौखिक साक्ष्य नहीं दिया जाए। When the content of document is in question before the court, then document itself is required to be produced before the court. No oral evidence is admissible. That is the plain theory of section 959। सिंपल सी बात कही है कि जब कोर्ट में किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट का सवाल पैदा हो जाए तो आप जबानी जमा खर्च मत कीजिए, आप जबान से उसे साबित करने की कोशिश मत कीजिए, ओरली कुछ मत बताइए। आपको सिर्फ और सिर्फ उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रूव करने के लिए वो डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने ले जाकर रख देना है। ओरल एविडेंस एडमिसिबल नहीं होगा जब तक कि सेक्शन 63-65 में पार्टीज ओरल एविडेंस देने के लिए एंटाइटल नहीं हो जाए, तब तक ओरल एविडेंस एडमिसिबल नहीं होगा। ये सेक्शन 59 का बहुत सिंपल और साधारण सा नियम, और इसे ही एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस कहा गया है। और इसके बारे में दो नियम सेक्शन 91 और 92 में हम पढ़ेंगे कि एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस। आप सेक्शन 91 को जब देखेंगे तो सेक्शन 91 में आपको 3 शब्द इस्तेमाल किए हुए मिलेंगे। एक तो कॉन्ट्रैक्ट, संविदा, एक ग्रांट, अनुदान, और तीसरे नंबर पे संपत्ति का व्ययन, डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट एंड डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, संविदा, अनुदान और संपत्ति का व्ययन। सेक्शन 91 में ये जो 3 शब्द इस्तेमाल किए हैं, इन 3 शब्दों के लिए मैं सिर्फ एक शब्द इस्तेमाल करूंगा, एंड दैट इज ट्रांजैक्शन। उसके लिए मैं कहूंगा ट्रांजैक्शन। जहां जहां मैं ट्रांजैक्शन यूज करूं, आप लोग समझोगे कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो अब मैं सेक्शन 91 का एक छोटा सा रूल आपके सामने रखा कि वेयर ए ट्रांजैक्शन मेड बिटवीन द पार्टीज, जब पार्टीज के बीच में कोई समव्यवहार हो गया। समव्यवहार कौन सा? 91 का ट्रांजैक्शन। कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कोई ग्रांट हो गया, कोई डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी हो, तो वेयर अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द पार्टीज एंड पार्टीज हैव एग्जीक्यूटेड द डॉक्यूमेंट इन रिलेशन टू दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। जहां पक्षकारों के मध्य कोई समव्यवहार हो गया है और पक्षकारों ने उस समव्यवहार का कोई दस्तावेज निष्पादित कर दिया है, कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर दिया है, तो ऐसी हर परिस्थिति में
यदि उस दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में न्यायालय में कोई सवाल पैदा हो जाए तो धारा 91 का प्लेन और जनरल रूल ये कहता है कि ऐसे किसी भी दस्तावेज की अंतर्वस्तु के सवाल को हल करने के लिए, दस्तावेज की अंतर्वस्तु को साबित करने के लिए न्यायालय में दस्तावेज स्वयं पेश किया जाना चाहिए। सेक्शन 91 क्या कह रहा है कि इफ एनी ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द पार्टीज एंड पार्टीज हैव एग्जीक्यूटेड अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इन रिलेशन टू सेम, and if any question arises before the court in relation to that particular contract, grant or disposition of property, that particular transaction, then to prove such transaction, the document itself is required to be produced before the court. Oral evidence is not admissible. तो सेक्शन 91 ने कहा कि पार्टीज के मध्य कोई संविदा हो गया, कोई अनुदान हो गया, कोई संपत्ति का व्यय हो गया और पार्टीज ने उसको एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में एग्जीक्यूट कर लिया, और अगर भविष्य में उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट के बारे में कोई सवाल पैदा हो जाए तो कोर्ट में उस डॉक्यूमेंट को खुद पेश किया जाए। डॉक्यूमेंट इटसेल्फ इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस, उसके बारे में कोई मौखिक साक्ष्य नहीं दिया जाए, ओरल एविडेंस नहीं दिया जाए। ये सेक्शन 91 का जनरल रूल है। कहीं ना कहीं एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस किया गया है, मौखिक साक्ष्य को अपवर्जित किया गया है कि साहब मौखिक साक्ष्य नहीं आना चाहिए। जब पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ग्रांट हो गया, डिस्पोजिशन को लेकर कोई ट्रांजैक्शन हो गया और पार्टीज ने उनको एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में रिकॉर्ड कर लिया, तब अगर कोई सवाल पैदा हो जाए उस डॉक्यूमेंट, उस कॉन्ट्रैक्ट, उस ग्रांट और उस डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में, तो उसको साबित करने के लिए न्यायालय में वो कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस किया जाए, वो ग्रांट की लिखत न्यायालय में स्वयं पेश की जाए, वो संपत्ति के व्यय की लिखित दस्तावेज कोर्ट में पेश किया जाए, उसके शर्तों के बारे में, उसके कंटेंट के बारे में कोई ज़बानी जमा खर्च, कोई मौखिक बात नहीं की जाए। ये सेक्शन 91 ने कहा। ये सेक्शन 91 का प्लेन रूल है जो कि एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस की बात करता है कि मौखिक साक्ष्य को अपवर्जित किया गया। लेकिन दिस पर्टिकुलर रूल गिवन अंडर सेक्शन 91 इज नॉट एन एब्सोल्यूट। लेकिन धारा 91 में जो नियम दिया गया है, ये नियम अनन्य नियम नहीं है, ये नियम निश्चायक नियम नहीं है। सेक्शन 91 itself create two exception of this particular general rule। इस सामान्य नियम के दो अपवाद धारा 91 स्वयं सृजित करती है, और वो दो अपवाद क्या क्या है, मैं आपको दो शब्द लिखाई दे रहा हूं। इन दो शब्दों को याद कीजिएगा, ये दो एक्सेप्शन क्लियर हो जाएंगे। पहला याद करने का सिग्नल है अपॉइंटमेंट लेटर, नियुक्ति पत्र, और दूसरा याद करने का सिग्नल है प्रोबेट। ये दो बातें सेक्शन 91 के एक्सेप्शन है। 91 का एक्सेप्शन आप समझने की कोशिश की। 91 कह रहा है कि एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस, जहाँ पार्टीज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कोई संविदा हो गया, कोई अनुदान हो गया, कोई ग्रांट हो गया, कोई डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, संपत्ति का कोई व्यय से लेकर कोई संव्यवहार हो गया, और पार्टीज ने उन्हें डॉक्यूमेंट के रूप में लिख दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, तो फिर उनकी कंटेंट के बारे में कोई ओरल एविडेंस कोर्ट में नहीं आएगा। यह सेक्शन 91 का जनरल रूल है। एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस है, लेकिन इसके दो एक्सेप्शन है। इसका मतलब इन दो एक्सेप्शनल सिचुएशन में कोर्ट के सामने उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, उस ग्रांट के बारे में, उस डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट के बारे में ओरल एविडेंस आएगा। ये दो एक्सेप्शनल सिचुएशन, एक्सक्लूजन नहीं होगा, एक्सेप्शन सिचुएशन में आएगा ओरल एविडेंस। और वो दो चीज़ें कौन कौन सी है, तो पहला मैंने आप लोगों से निवेदन किया कि अपॉइंटमेंट लेटर को याद रखना है, और दूसरा आपको एक सिग्नल याद करना है जो कि है प्रोबेट। अब अपॉइंटमेंट लेटर वाला एक्सेप्शन सुनिए। जहां किसी व्यक्ति की नियुक्ति किसी पद पर नियुक्ति पत्र के माध्यम से हुई है,
where a person has been appointed onto a particular office by the and virtue of appointment letter, जहां किसी व्यक्ति की नियुक्ति किसी पद पर नियुक्ति पत्र के माध्यम से हुई है और उसने अपने पद पर पद ग्रहण करके कार्य करना प्रारंभ कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में उसे अपने पद को साबित करने के लिए बार बार न्यायालय में नियुक्ति पत्र दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नियुक्ति पत्र उसे जेब में साथ लेकर घूमना नहीं पड़ेगा। Where a person has been appointed onto an office by virtue of appointment letter and he has started to act after joining his office, then he need not to prove his appointment by the appointment letter. He need not to produce before the court every time the appointment letter है। एक एग्जाम्पल आपको इसके साथ दे रहा हूँ कि भाई हम लोग कोर्ट में काम करते हैं, हम देखते हैं कि कभी कोर्ट में कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चार्जशीट पेश करने आता है, कभी कोई पुलिस ऑफिसर किसी मुलजिम को पेश करने आते हैं, कभी कोई पुलिस ऑफिसर 164 के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करवाने के लिए किसी पीड़िता को लेकर आता है, किसी पीड़ित व्यक्ति को लेकर आता है। तो ये सब जो पुलिस वाले कोर्ट के सामने आते हैं तो कोर्ट के प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो सिर्फ पूछते हैं कि भाई क्या बेल्ट नंबर है, और वो अपना बेल्ट नंबर और नाम बता देता है। कहता है कि साहब ASI फलाना थाना, बेल्ट नंबर फलाना फलाना, यही कहता है और वो वहाँ पे लिख देते हैं। क्या उसे बार बार कोर्ट में अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिखाने की जरूरत है? नहीं। ये सेक्शन 91 का पहला एक्सेप्शन है कि अगर किसी व्यक्ति की नियुक्ति किसी पद पर नियुक्ति पत्र के माध्यम से हुई है और उसने अपने पद का पद ग्रहण कर लिया है और कार्य करना प्रारंभ कर दिया है, तो उसे अपने पद को साबित करने की, पदस्थापित साबित करने के लिए बार बार नियुक्ति पत्र को पेश करने की आवश्यकता नहीं है। एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस हो जाएगा। एक्चुअल में किसी भी पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति होती है तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो होता ही है, और इसलिए इस प्रकार की चीज़ों को साबित करने के लिए ओरली साबित किया जा सकता है। ये अपॉइंटमेंट लेटर से अपना काम शुरू कर दिया है, ये ओरली प्रूव हो रहा है। नंबर 2, दूसरा एक्सेप्शन, जिन वसीयतों का प्रोबेट भारत में मिला है वो वसीयतें प्रोबेट के द्वारा साबित की जा सकती हैं। 2 बातें यहाँ पर आपको समझाऊंगा, एक तो वसीयत, दूसरी प्रोबेट, और फिर सेक्शन 91 का ये दूसरा एक्सेप्शन कि जिन वसीयतों का प्रोबेट भारत में मिला है वो प्रोबेट से साबित की जा सकती है। पहले तो वसीयत क्या है, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करके संक्षिप्त में कहूँगा कि विल इज अ डिक्लेरेशन ऑफ अ पर्सन दैट हाउ हिज प्रॉपर्टी विल बी डिस्पोज्ड आफ्टर हिज डेथ। वसीयत एक व्यक्ति की घोषणा है कि उसकी मृत्यु के उपरांत उसकी संपत्ति की व्यवस्था कैसे होगी, उसकी संपत्ति का न्यागमन कैसे होगा, ये विल है। प्रोबेट क्या है? प्रोबेट एक सर्टिफिकेट है, एक प्रमाण पत्र है जो कि न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। प्रोबेट इज अ सर्टिफिकेट इशूड बाय द कोर्ट इन रिलेशन टू एडमिनिस्टर और मैनेजर्स सब्जेक्ट मैटर ऑफ विल और प्रॉपर्टी ऑफ विल। प्रोबेट एक प्रमाण पत्र है जो न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है वसीयती संपत्ति के प्रबंध प्रशासन करने के लिए। तो जब भी कोई वसीयत न्यायालय में साबित हो जाती है तो न्यायालय उस वसीयती संपत्ति के प्रबंध प्रशासन के लिए एक प्रमाण पत्र जारी करता है और उस प्रमाण पत्र को प्रोबेट कहते हैं। तो प्रोबेट इज अ सर्टिफिकेट इशूड बाय द कोर्ट टू एडमिनिस्टर और मैनेजर्स सब्जेक्ट मैटर ऑफ विल, प्रॉपर्टी ऑफ विल। प्रोबेट इज इशूड ओनली व्हेन विल इज प्रूव्ड बिफोर द कोर्ट। प्रोबेट न्यायालय के समक्ष न्यायालय तभी जारी करता है जबकि वसीयत साबित हो जाती है। तो जब कोई मामले में सेक्शन 91 कह रहा है कि जब किसी वसीयत का प्रोबेट भारत में मिला है, मतलब सर्टिफिकेट मिला है,
तो वो वसीयत उस प्रोबेट से साबित मान ली जाएगी, क्योंकि प्रोबेट तभी जारी की जाती है जब वसीयत साबित हो जाती है। बिकॉज द प्रोबेट इज इशूड ओनली व्हेन बाय द कोर्ट व्हेन विल इज ऑलरेडी प्रूव्ड। तो जिन वसीयतों का प्रोबेट भारत में मिला है वो वसीयत प्रोबेट से साबित की जा सकती है। मतलब अगर आपने प्रोबेट कोर्ट के सामने रख दिया है तो उस वसीयत के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को कोर्ट में साबित करने की जरूरत नहीं है, प्रोबेट से भी वो साबित हो जाएगा। तो ये सेक्शन 91 है और उसके दो एक्सेप्शन हैं। 91 एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस की बात कर रहा है कि जब पार्टीज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कोई ग्रांट हो गया, कोई डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, कोई संविदा हो गया, अनुदान हो गया, संपत्ति का व्यय संबंधी कोई दस्तावेज जैसे वसीयत हो गई और कोई खरीद बेच का डॉक्यूमेंट हो गया प्रॉपर्टी की, एग्जीक्यूट हो गया। एग्जीक्यूट होने के बाद पार्टीज ने उसको डॉक्यूमेंट के रूप में एग्जीक्यूट कर दिया, दस्तावेज बना दिया। अब उसके बारे में कोई भी कंटेंट को लेकर सवाल पैदा हो जाए तो किसी को ओरली कोर्ट में कुछ नहीं कहने दिया जाएगा। आप डॉक्यूमेंट खुद न्यायालय में पेश करो। डॉक्यूमेंट इज इटसेल्फ रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। तो डॉक्यूमेंट खुद ही कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, इसके अलावा ओरल एविडेंस एडमिसिबल नहीं होगा। लेकिन दो स्थितियां हैं, एक तो अपॉइंटमेंट लेटर और दूसरा प्रोबेट, जिनमें कि ओरली भी साबित किया जा सकता है। इन बातों से भी 91 का डॉक्यूमेंट प्रूव हो सकता है, ओरल एविडेंस एडमिसिबल हो जाएगा। ये 91 है। इसी श्रृंखला में 92 भी आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। देखिए, सेक्शन 92 इज सो कनेक्टेड विथ सेक्शन 91। सेक्शन 92 क्या कह रहा है कि अगर पार्टीज के बीच में सेक्शन 91 में दिया गया कोई ट्रांजैक्शन हो गया है, पार्टीज ने उसका डॉक्यूमेंट बना लिया है और वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रूव भी कर दिया है। क्या कह रहा है 92 क्या कह रहा है कि हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जो कि सेक्शन 91 का विषय वस्तु है। 91 का कोई ट्रांजैक्शन हो गया मतलब हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया। हमने डॉक्यूमेंट बना लिया, कॉन्ट्रैक्ट को लिखा पढ़ी कर ली, लिख दिया, डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो गया, नोटरी वोटरी करवा दी, सील ठप्पे लग गए, गवाहों के साइन हो गए, अटेस्टेशन वगैरह सब कंप्लीट करा। कभी क्वेश्चन पैदा हुआ, आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट के किसी पॉइंट को लेकर लड़ाई हुई, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में हमने पेश कर दिया और वो कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में साबित भी हो गया। साबित हो गया कि हाँ ये साइन मेरे, ये साइन आपके, ये लिख पढ़ के सब साइन किए हमने। अब जब 91 में कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो गया, डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रूव हो गया, 92 कह रहा है कि जब डॉक्यूमेंट कोर्ट में साबित हो गया है तो उस डॉक्यूमेंट को डिस्प्रूव करने के लिए कोई ओरल एविडेंस कोर्ट में नहीं आएगा। दैट इज आल्सो एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस। मीनिंग देयर बाय, मतलब इतना सा है कि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया, शर्तें हमने लिख दी, साइन वाइन कर दिए, सील ठप्पे लग गए, 91 का काम हो गया। अब कोई कॉन्ट्रैक्ट की किसी कंडीशन को लेकर सवाल पैदा हुआ, या आपने मुझ पे केस किया या मैंने आप पे केस किया, तो कोर्ट ने कहा कि लड़ाई मत करो, कॉन्ट्रैक्ट लेकर आओ, हम कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ के तय करते हैं क्या कंडीशन है। कॉन्ट्रैक्ट हमने 91 का जो हमारे पास एग्जीक्यूट हुआ पड़ा था, हमने कोर्ट में पेश कर दिया। कोर्ट में वो कॉन्ट्रैक्ट हमने साबित भी कर दिया, हम दोनों के सिग्नेचर प्रूव हो गए, सब कुछ हो गया, हम दोनों कह रहे हैं कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट तो हमारा ही है, हमने ही बनाया था। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस डॉक्यूमेंट को डिस्प्रूव करने के लिए कोई ओरल एविडेंस नहीं आएगा। अब हम ये नहीं कह सकते वहाँ पे कि साहब ये जो कंडीशन है ये तो मैंने पढ़ी हुई थी, ये तो मुझे ध्यान ही नहीं रही थी, क्योंकि 91 का डॉक्यूमेंट है, एग्जीक्यूट हो चुका है, न्यायालय में साबित भी हो चुका है। अब इस प्रूव हुए डॉक्यूमेंट को डिस्प्रूव करने के लिए कोई ओरल एविडेंस जमा खर्च नहीं चलेगा कि मैंने तो ध्यान से पढ़ा ही नहीं, मैंने तो बिना पढ़े साइन कर दिया। दैट विल बी नॉट एडमिसिबल। नो ओरल एविडेंस इज एडमिसिबल। ये 92 कहता कि जब कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो गया,
कोई कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, कोई ट्रांजैक्शन बन गया, एग्जीक्यूट हो गया, कोर्ट में सवाल पैदा हुआ, साबित भी हो गया, देन टू डिस्प्रूव सच डॉक्यूमेंट नो ओरल एविडेंस इज एडमिसिबल। तो उसे डिस्प्रूव करने के लिए कोई ओरल एविडेंस कोर्ट में नहीं आएगा, दैट इज आल्सो एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस। लेकिन द रूल गिवन अंडर सेक्शन 92 इज नॉट आल्सो एन एब्सोल्यूट रूल। धारा 92 का जो रूल है कि डॉक्यूमेंट अगर साबित हो गया है, कोई ग्रांट, कोई कॉन्ट्रैक्ट, डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, कोर्ट में अगर उसका डॉक्यूमेंट साबित हो गया है तो उस साबित डॉक्यूमेंट को डिस्प्रूव करने के लिए कोई मौखिक साक्ष्य नहीं आएगा। इसके भी 6 एक्सेप्शन है जो सेक्शन 92 में खुद दिए गए। इन 6 एक्सेप्शनल सिचुएशन में 92 के जो 6 एक्सेप्शन दिए गए हैं, इन 6 एक्सेप्शनल सिचुएशन में चाहे 91 का डॉक्यूमेंट कोर्ट में साबित हो चुका है, लेकिन फिर भी उस डॉक्यूमेंट को डिस्प्रूव करने के लिए ओरल एविडेंस न्यायालय के समक्ष पेश किया जा सकता है। कैसे पेश किया जाएगा? ये 6 एक्सेप्शन है। मैं आपको 6 याद करने के छोटे छोटे सिग्नल दिखा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ 6 सिग्नल याद कीजिए और 6 अलग अलग कहानियाँ सुनाऊंगा और आपका काम हो जाएगा। 6 सिग्नल्स लिखिए। पहला सिग्नल है वैलिडिटी, दस्तावेज की वैधता। वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट में बी चैलेंज्ड बाय ओरल एविडेंस। दस्तावेज की वैधता को मौखिक साक्ष्य के द्वारा चुनौती दी जा सकती है। लीगलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट में बी चैलेंज्ड बाय ओरल एविडेंस। नंबर 2 पे सिग्नल लिखिए सेपरेट ओरल एग्रीमेंट, पृथक पाश्चिक मौखिक करार। हिंदी में इसे पाश्चिक मौखिक करार कहा गया, पृथक मौखिक करार कहा गया। इंग्लिश में याद करने का सिग्नल है सेपरेट ओरल एग्रीमेंट। नंबर 3 सिग्नल पर लिखिए कंडीशन प्रेसिडेंट, पूर्ववर्ती शर्त। नंबर 4 पर लिखिए नोवेशन रिवोकेशन, नवीनीकरण तथा विखंडन। नंबर 5 पर लिखिए रूढ़ि तथा प्रथा, कस्टम एंड यूजेस। नंबर 6 पर इंटरप्रिटेशन, निर्वचन। ये 6 एक्सेप्शन है, ये 6 सिग्नल है। इन 6 एक्सेप्शनल सिचुएशंस में अगर 91 में कोई डॉक्यूमेंट प्रूव भी हो चुका है, 92 में कोर्ट के सामने रख दिया गया है, ऑलरेडी प्रूव्ड हो गया है, लेकिन फिर भी उसे डिस्प्रूव ओरल एविडेंस से किया जा सकता है। नंबर 1 है लीगलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट। आपके मेरे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लिखा पढ़ी हुई, हो गया सर। अब मैं कहूं कि ये डॉक्यूमेंट लीगल नहीं है साहब, वैध नहीं है। कि कैसे वैध नहीं है? कि साहब एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए फ्री कंसेंट होनी जरूरी है। एक कॉन्ट्रैक्ट तभी लीगल होता है जब कंसेंट फ्री हो, स्वतंत्र सहमति हो। मैंने तो जब इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किए तो मेरे छोटे छोटे बच्चे गन पॉइंट पर थे और इन्होंने मुझे गन पॉइंट पर रखा था, मुझे थ्रेटनिंग दी थी, तब मैंने साइन किए थे। एग्जीक्यूट तो हुआ है लेकिन कंसेंट फ्री नहीं है। इस बात को मैं ओरल एविडेंस से साबित करूंगा, मौखिक साक्ष्य कोर्ट के सामने लेकर आऊंगा कि जिस समय मैं ये डॉक्यूमेंट पर साइन कर रहा था, जिस समय ये प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन कर रहा था, उस समय मेरे बच्चे गन पॉइंट पर थे, थ्रेटनिंग दी जा रही थी, बंदूक की नोक पर थे बच्चे और मैंने दबाव में साइन किए। तो लीगलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट में भी चैलेंज बाय ओरल एविडेंस होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाए। इसी तरह हम कह सकते हैं कि पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट कॉम्पिटेंट। संविदा के पक्षकार भी सक्षम नहीं थे। ये ओरल एविडेंस से साबित किया जा सकता है कि साहब कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने वाला इंसान पागल है, अनसाउंड माइंड है। इट मे बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। तो ये पहला एक्सेप्शन है, लीगलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट में भी चैलेंज। नंबर 2 सेपरेट ओरल एग्रीमेंट। देखिए हमने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपस में। एक कहानी सुनाता हूं। हमने एक एग्रीमेंट किया, रेंट एग्रीमेंट हुआ। आप मेरे पास कमरा किराया लेने आए, मैं लैंडलॉर्ड हूँ, आप किराएदार। मैंने कहा आपको किराया, आपने कहा मुझे कमरा किराया लेने। मैंने कहा ठीक है देख लो। बोलो कितने किराया? मैंने कहा 4,000 रुपये प्रति माह। ठीक है
मैंने कहा बेटा एक कमरा पसंद आ गया तो लिखा पढ़ी कर लेते हैं। बोले ठीक है लिखा पढ़ी कर लेते, रेंट एग्रीमेंट बना देते, किराया चिट्ठी तैयार कर देते। अब किराया चिट्ठी तैयार करने के लिए हमने तैयार कर दी, लिख दिया सारी चीज़ें उसमें कि कमरे का किराया 4,000 रुपये होगा, किराया हर महीने की 15 तारीख से पहले चुकाना होगा है। घर में घर के नियम अनुशासन कायदों के अनुसार आना जाना होगा, 10 बजे गेट बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, कमरे की किसी संपत्ति को, पंखे को, ट्यूबलाइट को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, स्विच वगैरह को खोल के नहीं ले जाओगे, तोड़ोगे फोड़ोगे नहीं, और भी सारी शर्तें हमने लिख दी। सब चीज़ें तय हो गई, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लिखा पढ़ी हो गई। अब हुआ ये कि ये लिखा पढ़ी रेंट एग्रीमेंट में रात को देख रहा था, जब हम कोर्ट से आए ठप्पे वप्पे लगा के नोटरी वोटरी करवा के, रात को मैं देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि इसमें तो मैं बिजली और पानी के पैसे कौन देगा, ये तो लिखना भूल ही गए। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कंजप्शन का बिल कौन भरेगा, ये तो उस एग्रीमेंट में लिखा ही नहीं, हमने भूल गए। तो मैं अगले दिन सवेरे अपने आपके पास आया, किराएदार के पास गया और कहा कि बेटा ये लिखना तो भूल गए, जबकि मैंने पहले ही कहा था कि 4,000 में नल बिजली अलग है। तो स्टूडेंट ने कहा, जो किराएदार है उसने कहा कि सर कोई दिक्कत नहीं, ये अपने बीच में ओरली तय हो गया है, आप तो मेरा सब मीटर लगवा दीजिए और जितना भी सब मीटर के अकॉर्डिंग पानी और नल का पैसा आएगा, पानी और बिजली का पैसा आएगा, वो मैं भर दूंगा। हो गई बात, सेपरेट ओरल एग्रीमेंट हो गया। अब उस जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है हमारे बीच में, जो किराया चिट्ठी बनी है, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन ये नल और बिजली का पैसा किराएदार ही देगा, इस बात को ओरल एग्रीमेंट से साबित किया जा सकता है। ये सेकेंड एक्सेप्शन है। सेपरेट ओरल एग्रीमेंट में बी प्रूव, सेपरेट ओरल एग्रीमेंट को साबित किया जा सकता है। बस 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि वो जो सेपरेट ओरल एग्रीमेंट है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के कंटेंट के, ओरिजिनल किराया चिट्ठी के कंटेंट के विपरीत नहीं होना चाहिए, एडवर्स नहीं होना चाहिए, और वो जो सेपरेट ओरल एग्रीमेंट है उसके कंटेंट को लेकर ओरिजिनल किराया चिट्ठी जो है वो कहीं ना कहीं साइलेंट होनी चाहिए। मतलब हमने जो सेपरेट ओरल एग्रीमेंट किया कि बिजली और पानी का पैसा किराएदार भरेगा, तो बिजली और पानी के बारे में उस किराया चिट्ठी में कोई प्रोविज़न है ही नहीं, साइलेंट है वो, तो ये सेपरेट ओरल एग्रीमेंट के द्वारा साबित किया जा सकता है। ये सेकंड नंबर का एक्सेप्शन। एक्सेप्शन नंबर 3, कंडीशन प्रेसिडेंट, पूर्ववर्ती शर्त। कंडीशन प्रेसिडेंट क्या है, पूर्ववर्ती शर्त क्या कि साहब कई बार कंडीशन प्रेसिडेंट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 26 में आपको मिलेगी। सेक्शन 26 संपत्ति अंतरण अधिनियम का पूर्ववर्ती शर्त के बारे में बताता है कि ऐसी शर्तें जो पहले पूरी करनी पड़ती है और बाद में संविदा प्रवर्तन में आती है, उसको कंडीशन प्रेसिडेंट कहते हैं। आपके मेरे जीवन में कई बार कंडीशन प्रेसिडेंट लगी होती है। हमें पहली साइकिल भी अपनी कंडीशन प्रेसिडेंट करने पर मिली होगी है। जब हम पढ़ा करते थे तो जब पिताजी कहते थे कि 10th में फर्स्ट डिवीज़न पास हो जाओगे तो साइकिल दिलाएंगे, तो फर्स्ट डिवीज़न पहले पास होना पड़ता था, बाद में साइकिल मिलती थी। इसी तरीके से एक पिता ने कह दिया कि मैं आपको ये बंगला गाड़ी सब दूंगा, पहले आप मेरी बेटी से शादी कर लो। तो पहले बेटी से शादी करनी पड़ेगी और शादी करने के बाद बंगला गाड़ी सब दे दी जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट बाद में हो जाएगा, बंगला गाड़ी मिल जाएगी। लेकिन ये बंगला गाड़ी दे दिया आपको विदाउट कंसिडरेशन, लिख दिया गया, विदाउट कंसिडरेशन बंगला गाड़ी दिया गया। क्यों दिया गया? प्रीवियस कंडीशन है, प्रेसिडेंट कंडीशन है। ये बात आप ओरली कोर्ट में साबित कर सकते हो कि साहब इन्होंने कहा था कि बेटी से शादी कर लो, मैंने कर ली और इस कारण से दिया गया, ये विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट है। नंबर 4, कंडीशन प्रेसिडेंट को तो नंबर 3 पर ओरल एविडेंस से साबित कर ही सकते हो। नंबर 4 नोवेकेशन और रिवोकेशन। एक ही एग्जाम्पल में दोनों बातें समझाए दिए दे रहा हूं। नोवेशन नवीनीकरण, रिवोकेशन विखंडन। मान लीजिए आपने और मैंने एक पार्टनरशिप फर्म खोली, हमने पार्टनरशिप में व्यापार करने की सोची। 1 लाख रुपए आप लेकर आए, 1 लाख रुपए मैं लेकर आया और हम लोगों ने बिजनेस चालू किया।
तो आपने कहा सर बिजनेस चालू कर रहे हैं, 1-1 लाख रुपए लगा रहे हैं, बड़ी रकम है, एक लिखा पढ़ी कर लेते हैं, एक पार्टनरशिप डील बना देते हैं। मैंने कहा बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम दोनों मिलकर वकील साहब के पास गए, वकील साहब ने हमारी लिखा पढ़ी कर दी, पार्टनरशिप डील बना दी, 1 लाख रुपए 1-1 लाख रुपए दोनों लगा रहे हैं, दोनों का कैपिटल इतना है, प्रॉफिट रेशियो भी दोनों का 50-50% रहेगा, दोनों बराबर काम करेंगे, सब चीज़ें उसमें लिख दी। और पार्टनरशिप का टेन्योर हमने तय कर दिया 1 साल। अब 1 साल पार्टनरशिप का टेन्योर भी तय हो गया, सब बातें हमने उसमें लिख भी दी। अब हुआ ये कि 1 साल तक हमारी पार्टनरशिप बहुत अच्छी चलती रही, खूब व्यापार में लाभ कमाया हमने। अब 1 साल पूरा हो गया, हमने कहा कि एक काम करते हैं, 1 साल पूरा हो गया, हमारी जो पार्टनरशिप डीड है एक्सपायर हो गई, अब उसे नवीनीकरण कर देते हैं, नया कर देते हैं। तो आपने कहा कि सर आप वापस नवीनीकरण करने जाएंगे, वकील साहब के पास जाना पड़ेगा। पिछली बार भी वकील साहब के पास गए थे, 5,000 रुपये खर्च हो गए, और तब तक 1 साल में हम व्यापार करते करते एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए। आपने कहा सर क्या ज़रूरत है इस फॉर्मेलिटी की, चलने दीजिए, व्यापार चल रहा है, चलने दीजिए। हमारा व्यापार चलता रहा बिना लिखा पढ़ी के, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल चलता रहा। तो 5 साल ये व्यापार बिना लिखा पढ़ी के चलता है, तो ये मान लिया जाएगा कि इनोवेशन अपने आप हो गया है। ओरली इसे साबित किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग अपने कंडक्ट से व्यापार तो कर ही रहे हैं, तो बिजनेस तो चल ही रहा है, तो ओरली इनोवेशन भी साबित किया जा सकता है। अब इसी तरह विखंडन, मान लो हमने बिजनेस शुरू किया और 1 साल में ही हमारा बिजनेस पिट गया, बहुत नुकसान हुआ, तो हमने कहा यार अब दुकान को बंद करते हैं, एक काम करो, 1-1 लाख लगाया था, सामान डलवाया था, जितना बचा है आधा आप ले जाओ, आधा मैं ले जाता हूँ। बोले रिवोकेशन के लिए वकील साहब के पास अब क्यों जाएंगे, पहले ही नुकसान हो गया, तो वकील साहब को जाकर फालतू के पैसे क्यों देने, आधे सामान आप ले जाओ, आधे मैं ले जाऊँ, ताला लगाओ। हम आधा सामान बांट लिया, ताला लगा दिया, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गई, रिवोकेशन हो गया। मौखिक साक्ष्य से साबित किया जा सकता है, अलग से रिवोकेशन का डॉक्यूमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। कंडक्ट दिख रहा है, दुकान बंद हो गई है, दुकान किराए की थी खाली कर दी गई है, माल आधा बांट लिया गया है, कंडक्ट से नजर आ रहा है। इसलिए इनोवेशन और रिवोकेशन में आल्सो बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। और 5वें नंबर का एक्सेप्शन कस्टम और यूजेस। यहाँ कस्टम और यूजेस का मतलब मर्केंटाइल कस्टम, व्यापारिक और वाणिज्यिक कस्टम से है। देखिए कई बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक व्यापारी ने दूसरे व्यापारी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मुझे 100 बैग शुगर के 10 तारीख तक सप्लाई कर दीजिए, तो 10 तारीख तक सप्लाई करना है, तो 10 तारीख तक सप्लाई कर दिए, लेकिन व्यापारी ने रात को 10 बजे सप्लाई किया, जबकि उन व्यापारियों के बीच में मर्केंटाइल कस्टम क्या है, उनके मर्केंटाइल कस्टम है कि जो बिजनेस के हावर होंगे वो सुबह 7 से शाम को 7 है, 7 से 7 to 7 ही है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंग डिलीवरी का टाइम नहीं लिखा है, लेकिन डिलीवरी 7 to 7 ही होनी चाहिए, ये मर्केंटाइल कस्टम है, इवन इफ इट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। चाहे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा नहीं गया है, लेकिन फिर भी दिस पर्टिकुलर फैक्ट में बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। ये जो मर्केंटाइल कस्टम है कि भाई 7 से 7 तक दुकानें खुलेगी, 7 से 7 तक ही माल की डिलीवरी होगी, ये मौखिक साक्ष्य के द्वारा साबित किया जा सकता है। दैट इज नंबर 5। और नंबर 6, 6ठे नंबर का एक्सेप्शन है इंटरप्रिटेशन, निर्वचन। कई बार क्या होता है कि पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई ग्रांट बनाते हैं, उनमें कोई ऐसी प्रादेशिक भाषाएं इस्तेमाल कर ली जाती हैं, कोई टेरिटोरिकल लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। हमारा देश आप जानते हो कि विविधता में एकताओं का देश है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। हमारे यहाँ हर 15, 20, 25 किलोमीटर पर खान पान बदल जाता है, भाषाएं बदल जाती है। तो इस प्रकार के देश में शब्द भी बदल जाते हैं। हम मेवाड़ से बिलोंग करने वाले लोग हैं, मेवाड़ में मेवाड़ी पगड़ी का बहुत मान स्वाभिमान है, लेकिन हमारे मेवाड़ में जब कोई लिखा पढ़ी होती है, हमारे मेवाड़ में जब कोई संपत्तियाँ खरीदता बेचता है, तो मान लीजिए 10 लाख में किसी संपत्ति का सौदा हुआ है और 1 लाख रुपए अगर टोकन मनी देते हैं, तो हम डॉक्यूमेंट में लिखते हैं कि इस संपत्ति का सौदा 10 लाख में तय हुआ है, 1 लाख रुपए आज पगड़ी के बतौर दिए जा रहे हैं। उस टोकन मनी को हम क्या लिखते हैं, पगड़ी लिखते हैं। हालांकि मेवाड़ में पगड़ी सर पे पहनने वाली पगड़ी भी है,
लेकिन पगड़ी टोकन मनी को भी कहते हैं। अब ये पगड़ी शब्द इस्तेमाल हुआ है इसमें डॉक्यूमेंट में, कभी इस पगड़ी शब्द को इंटरप्रेट करना पड़ जाए तो ओरल एविडेंस आएगा कि पगड़ी का मतलब कहीं ना कहीं एडवांस मनी भी होता है, टोकन मनी भी होता है। तो एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस के टॉपिक को हम पढ़ रहे थे 91 और 92। 91 का एक रूल और 91 के 2 एक्सेप्शन, 92 का भी एक प्लेन रूल और 92 के 6 एक्सेप्शन आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। किसी के अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर पर्सनली भी अगर मुझे पूछना चाहें तो 9214517273 मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। आप लोग मुझे अपने डाउट्स वहाँ भी पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू।